के 5 ईयर के कोर्सेज हमें मिल जाते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे हमको बैचलर ऑफ साइंस करने को मिल जाएगा, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे एमएस जो है 5 ईयर हमको करने को मिल जाएगा, कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे हमको जो है बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर की डिग्री मिल जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं बच्चों के अंदर, जो उनका रिजॉल्व होना बहुत जरूरी होता है जेईई के एग्जाम में बैठने से पहले। तो ये रोड मैप उनके हाथ में एक होना चाहिए कि भाई ये परफेक्ट एक रोड मैप है, जिसके हिसाब से अगर आप काम करते हैं कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपके प्राइवेट के लिए होते हैं, कौन से ऐसे कॉलेज हैं, कौन कौन सी ऐसी काउंसलिंग है जो जेईई 2024 के जेईई मेंस के एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले जितने ही बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जो 2024 के जेईई मेंस के पेपर में बैठेंगे और तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2024 का एग्जाम जो फेज़ 1 होगा वो आपका जनवरी में होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और जो फेज़ 2 आपका होगा वो आपका अप्रैल में होगा। और कितना बच्चा अटेम्प्ट करेगा ये तो फॉर्म निकलने के बाद ही पता चलेगा। तो इसके लिए फॉर्म नवंबर दिसंबर में आ जाएगा, और ये अप्रैल वाला जो फॉर्म आपका होगा ये आपका जनवरी फरवरी में आ जाएगा, जनवरी वाले एग्जाम के बाद। तो जितने भी बच्चे हैं जो 2024 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उनके पास एक रोड मैप होना चाहिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम ऐसे होते हैं जो जेईई मेंस के अलावा आप दे सकते हैं। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस, कई सारे स्टेट लेवल के एग्जाम है, कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो करवाती हैं एग्जाम। तो हमको कौन कौन से एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना है, और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद हमको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं, कौन कौन सी ऐसी काउंसलिंग हैं जो केवल जेईई मेंस को कंसीडर करती हैं, कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं जो जेईई मेंस को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को जानना बहुत जरूरी होता है, और उनको ये रोड मैप पता होना बहुत जरूरी है। तो ये उन बच्चों के लिए एक रोड मैप है जो 2024 का जेईई मेंस का एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं 2024 के लिए, कोई भी एग्जाम वो देना चाहते हैं, चाहे वो एमएससीटी देना चाहते हैं, या फिर वो डब्ल्यूजेई देना चाहते हैं, या फिर वो कॉमेट के देना चाहते हैं, या बहुत सारे बच्चे बिट सेट का एग्जाम देते हैं, बहुत सारे बच्चे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम देंगे, कई सारे बच्चे रिसर्च में जाएंगे, तो उनके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, कई सारे बच्चे 5 ईयर कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, जेईई मेंस के थ्रू कौन कौन सी जगह 5 ईयर के कोर्सेज हमें मिल जाते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे हमको बैचलर ऑफ साइंस करने को मिल जाएगा, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे एमएस जो है 5 ईयर हमको करने को मिल जाएगा, कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे हमको जो है बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर की डिग्री मिल जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं बच्चों के अंदर, जो उनका रिजॉल्व होना बहुत जरूरी होता है जेईई के एग्जाम में बैठने से पहले। तो ये रोड मैप उनके हाथ में एक होना चाहिए कि भाई ये परफेक्ट एक रोड मैप है, जिसके हिसाब से अगर आप काम करते हैं कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपके प्राइवेट के लिए होते हैं, कौन से ऐसे कॉलेज हैं, कौन कौन सी ऐसी काउंसलिंग है जो जेईई मेंस की काउंसलिंग को कंसीडर करते हैं, मतलब कि जेईई मेंस के रैंक को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से हमारे गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जेईई मेंस, जो कि सारे बच्चे जानते हैं, जिसमें 10 से 11 लाख बच्चा लगभग अटेम्प्ट करता है हर साल। और जेईई मेंस का एग्जाम देने के बाद अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या बहुत ज़्यादा पैसा आप नहीं लगा सकते हैं, तो जेईई मेंस का एग्जाम देने के बाद आपको शायद मुझे लगता है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया तो इंडिया के 90% अच्छे कॉलेजेस, 90% अच्छे कॉलेजेस की सीट्स आपको जेईई मेंस की रैंक से मिल जाएंगी। ये बात बच्चे भली भांति जानते हैं बहुत अच्छे से कि अगर आपने इस एग्जाम में अटेम्प्ट कर लिया, अच्छे से पूरा जान लगा दिया और अपना इस एग्जाम में, और अच्छा परसेंटाइल अगर आप ले आए 95 के ऊपर, 96 97 तक अगर आप ले आते हो, जो भी परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2024 में अपने एग्जाम से, अगर वो आप ले आते हो तो आपको फिर 90% ऐसे कॉलेज हैं इंडिया में, अच्छे कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको जेईई मेंस की परसेंटाइल और रैंक के बिहाफ पर मिल जाएंगे। तो ये आपका जेईई मेंस फेज़ 1 फेज़ 2 अप्रैल में होगा, फेज़ 1 जनवरी में होगा। उसके बाद हमारा आता है सीयूईटी एग्जाम हमारा होता है इंडिया की जो 44 आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए एग्जाम होगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी स्टेट की और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी ऐड कर दिया गया है, तो वो सब आपने पिछले साल देखा होगा, मैंने पूरा इस पर एक वीडियो दिया था। इस बार जब सीयूईटी का एग्जाम आएगा, फॉर्म आएगा, तो मैं इस पर पूरा एक वीडियो अलग से बना दूंगा डिफरेंट कोर्सेज के लिए। उसके बाद हमारा होता है महाराष्ट्र सिटी का एग्जाम, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए दोनों के लिए कंडक्ट होता है। केसीईटी का एग्जाम उन बच्चों के लिए है जो केवल कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका स्टेट से के रहने वाले हैं, वहाँ का उनके पास डोमिसाइल है। टीएसएमसेट का एग्जाम तेलंगाना स्टेट के लिए होता है, ये भी गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, और इससे भी काफ़ी अच्छे कॉलेज हमको मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम है क्यूसेट कोची, ये हमारा कोची यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद आईएमयू इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ये हमारा मरीन इंजीनियरिंग के लिए कंडक्ट होता है। नेक्स्ट का एग्जाम हमारा होता है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट को बोलते हैं, नाइसर। इस समय इंडिया में 2 हैं, एक भुवनेश्वर में है, दूसरा हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हमारा जो बना हुआ है, वो कराता है हमारा एमएससी 5 ईयर कोर्स। तो ये 2 हमारे नेक्स्ट से मिलने वाले कॉलेज हैं। उसके बाद आईएसआई कोलकाता बीएससी के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है, और ये बहुत ही जबरदस्त आपका कॉलेज है इंडिया के अंदर। नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, कोई फीस नहीं लगती है पढ़ने का। इसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा जब इसका फॉर्म आएगा, पूरा इस पर एक वीडियो हम आपको दे देंगे। उसके बाद हमारा एग्जाम होता है यूसीड का, ये वो बच्चे हैं हमारे जो
पीसीएम से नहीं है, किसी दूसरे सब्जेक्ट से उन्होंने 12th किया हुआ है, कॉमर्स से किया है, आर्ट से किया है, या फिर बायोलॉजी से किया है, या ह्यूमैनिटीज का कोई और सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो वो बच्चे आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी आपका बॉम्बे, उसके बाद हमारा ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर में जाने के लिए बीडेस कोर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद हमारा हो गया नाटा। जितने भी आपके ऑल ओवर इंडिया में आर्किटेक्चर के कॉलेज हैं, उन कॉलेजेस के लिए नाटा का एग्जाम कंडक्ट होता है, इसको बोलते हैं नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। उसके बाद हमारा गुजरात का एग्जाम होता है, उसके बाद हमारा उड़ीसा का एग्जाम होता है, देन हमारा तेलंगाना, उसके बाद हमारा तमिलनाडु का एग्जाम होता है जो कि टीएनए के नाम से होता है हमारा। ये हमारे प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम है जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट बॉडीज कंडक्ट करवाती हैं। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वीआईटी ट्रिपल ई का जो एग्जाम होता है, इसके 4 कैंपस हैं। 2 कैंपस हमारा, एक कैंपस मेन कैंपस बेल्लोर में है, एक कैंपस हमारा चेन्नई में है, एक कैंपस हमारा भोपाल में है और एक कैंपस हमारा अमरावती के अंदर है। तो जितने भी यहाँ कैंपस हैं उन पर वीडियोस हमने डिटेल में दे रखे हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 में वीआईटी के एंट्रेंस, जितने भी ऐसे बच्चे हैं साल 2024 में वीआईटी के एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हैं, जब इसका फॉर्म आएगा इस पर हम आपको डिटेल में वीडियो दे देंगे। एसआरएम जेई का एग्जाम होता है। एसआरएम का कैंपस रामापुरम, बड़ा पलानी, उसके बाद केटीआर, उसके बाद आपका सोनीपत और गाजियाबाद, ये हमारे कैंपस बने हुए हैं 5। उसके बाद शिव नाडार यूनिवर्सिटी, ये अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। शिव नाडार यूनिवर्सिटी है, एससीएल के फाउंडर हमारे शिव नाडार जी हैं, उनकी यूनिवर्सिटी है, उनके कई सारे फाउंडेशन चलते हैं एजुकेशन में और ये काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, कई फेजेस में एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और जो शुरुआत में बच्चे एग्जाम देते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस वगैरह यहाँ पे मिल जाती है और काफ़ी बेटर इनका प्लेसमेंट रहता है। उसके बाद यूपीएस देहरादून, उत्तराखंड पावर एनर्जी साइंस का हमारा ये कॉलेज बना हुआ है। उत्तराखंड यूपीएस के बारे में बच्चे जानते होंगे, ये भी एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है। तो जो भी बच्चे अफोर्डेबल जिनके लिए, जिनकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, वो इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम आपका जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं उनके अलावा आप इनको भी दे सकते हैं। फीस अगर अफोर्डेबल हो तभी आप एग्जाम दें, क्योंकि इनका जो एंट्रेंस एग्जाम का फीस होता है ये भी अच्छा खासा होता है। और उसके अलावा जो इनका कॉलेजेस वगैरह का फीस है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने में मान लीजिए 2000 लगा या कहीं कहीं पे 2500 भी लगता है, बच्चा वो भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से फॉर्म भर देता है। तो 2500 भी अगर लग रहा है आपका या 2000 लग रहा है, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बाद में आपको वहाँ पे सीट मिल जाती है, क्योंकि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इनके बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और जेई में इसकी रैंक को कौन कौन से कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। इन यूनिवर्सिटीज के अगर आप एग्जाम, इन सारे कॉलेजेस के अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको किस तरीके से आगे प्रोसेस करना है, अगर आप जेई मेंस की रैंक से जाते हो तो किस तरीके से आगे प्रोसेस करना है, सब बच्चों को पता होना चाहिए जो जेई मेंस की परीक्षा में कोई और एंट्रेंस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं 2024 में। कलिंगा हमारा एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, अपनी यूनिवर्सिटी ये भुवनेश्वर में है। उसके बाद कॉमेड के, कर्नाटका के जितने भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सारे कॉलेज वेल नोन है, काफ़ी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसके लिए कॉमेड के का एग्जाम होता है। ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा एग्जाम को दे सकता है। उसके बाद हमारा बिटसेट, वन ऑफ द मोस्ट रैपिड एंट्रेंस एग्जामिनेशन आफ्टर जेई मेंस। तो बिटसेट का एग्जाम हमारा होता है बिट्स प्लानी के लिए, बिट्स गोवा के लिए, बिट्स हैदराबाद के लिए और बिट्स दुबई में आपका 10+2 बेस पे डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। तो ये बिटसेट का एग्जाम काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है और बहुत सारी जो है खासियत इस कॉलेजेस के अंदर है, इनके जितने भी कैंपस हैं, प्लेसमेंट वगैरह इनका बहुत जबरदस्त और बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हमारा एग्जाम होता है पीसेट का, ये हमारा बेंगलोर के अंदर यूनिवर्सिटी है, अपना एग्जाम करवाती है। मणिपाल IMET के नाम से होता है, ठीक है। इनका बेंगलोर में कैंपस है, उडुपी में कैंपस मेन है, उसके बाद जयपुर में कैंपस है। शिक्षा और अनुसंधान भुवनेश्वर में हमारा ये उड़ीसा में बना हुआ कैंपस है, इसके लिए एग्जाम होता है हमारा। उसके बाद AEEE, ये अमृता इंजीनियरिंग कॉलेज NIF रैंकिंग में बहुत अच्छे जो है पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि रैंकिंग मैटर नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं और इनका फॉर्म भरते हैं और अच्छा कॉलेज माना जाता है। भारतीय विद्यापीठ पुणे, ये CET के नाम से एग्जाम होता है। सिम्बाइसिस पुणे, सेट के नाम से एग्जाम होता है। LPU नेस्ट, ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से एग्जाम होता है। तो वो एंट्रेंस एग्जाम है जो वेल नोन है, जिनके बारे में बच्चे जानते हैं और ये एग्जाम्स को किस तरीके से उनको अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से एग्जाम को देना है, ये सारा रोड मैप हम आप लोगों को आगे बताते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए लगातार। इस तरीके से काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितने भी छोटी बड़ी अपडेट है या जो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस की जो अपडेट है वो लगातार आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेई मेंस का पेपर दे रहे हैं, जेई मेंस 2024 में बैठने जा रहे हैं एग्जाम में। अब जेई मेंस का एग्जाम देने के बाद कौन कौन से ऐसी काउंसलिंग्स हैं जहां पे आप जेई मेंस की रैंक को यूज कर सकते हैं। अपनी जेई मेंस की रैंक, आपने पेपर दिया, आपका परसेंटाइल आया, रिजल्ट आया। कई सारे कॉलेजेस हैं जो पहले फॉर्म निकालते हैं, परसेंटाइल को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले आपका जोसा, जो हमारी IITs, अगर आपके पास एडवांस का रैंक है, NITs और IIITs के लिए कंडक्ट होता है और GFTIs के लिए। जैक दिल्ली के 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कंडक्ट होता है। DTU है, NSUT है, IIIT है, IGDTU है और DSU है। उसके बाद जैक चंडीगढ़ के हमारे 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। UIT चंडीगढ़ है, UIT होशियारपुर है, डॉक्टर SS भटनागर है। उसके बाद हमारा CCT चंडीगढ़ है।
एक आर्किटेक्चर का भी कॉलेज है यहाँ पे। एचपीटीयू कानपुर सेल्फ काउंसलिंग करवाता है सिंगल कॉलेज के लिए, जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता है एमपी। उसके बाद हमारा एमपीडीटी मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए, जैसे आपका जेईसी जबलपुर है, एसजीसीटी इंदौर है, एमआईटीएस ग्वालियर है, एलएनसीटी भोपाल है, आरजीपी भोपाल है, देवी आईटी है, ये जितने भी हमारे कॉलेज हैं ये सभी कॉलेजेस मतलब कि एमपी की जो काउंसलिंग है ये जेईई मेंस की रैंक को कंसीडर करते हैं और जेईई मेंस की रैंक को यूज करके पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे 15% सीट के लिए और मध्य प्रदेश के बच्चे 85% सीट के लिए यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं और यहाँ के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज को अपनी रैंक के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कि हमारा वाईएमसी फरीदाबाद, दीनबंधु छोटूराम, गुरु जमनेश्वर, चौधरी देवीलाल, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये भी जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे बच्चा अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूज करके इनके कॉलेजेस में एडमिशन, हरियाणा के स्टेट के कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। उत्तराखंड के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जैसे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल, केईसी द्वाराहाट, इसके लिए जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब उत्तराखंड में भी आप जेईई मेंस की रैंक को यूज करके यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद झारखंड काउंसलिंग में हमारे कई सारे कॉलेज जैसे आपका वीआईटी सिंदरी है, इस टाइप के जो कॉलेज है इसके लिए आप झारखंड का काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्टेबल क्या है, जेईई मेंस का रैंक। हर जगह जितनी भी काउंसलिंग यहाँ पे दी हुई हैं इन सभी काउंसलिंग में मैंने बताया था ना 90% कॉलेज आपको जेईई मेंस की रैंक से मिल जाएंगे अगर आपने जेईई में अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सभी जितने भी काउंसलिंग हैं ये सब जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं, बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ डीटी मतलब हमारा ये जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज छत्तीसगढ़ के अंदर है जैसे रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर है और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, इन कॉलेजेस के लिए भी यहाँ के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूज कर सकते हैं और यहाँ पे काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये हमारा बड़ोदरा के अंदर है, ये सिंगल काउंसलिंग करवाता है सिंगल कॉलेज के लिए और यहाँ पे आपके रेलवे के जितने भी ब्रांचेस हैं, रेलवे का जो बीटेक चलता है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आरजीपीआईटी रायबरेली, ये हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस का कॉलेज है मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये जेईई एडवांस और जेईई मेंस दोनों की रैंक को एक्सेप्ट करता है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम संस्थान इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा ट्रिपल आईटी हैदराबाद, 4 ईयर कोर्सेज के लिए आप यहाँ पे जेईई मेंस की रैंक को यूज कर सकते हैं और 5 ईयर कोर्सेज के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम ये करवाता है। तो 5 ईयर कोर्सेज के लिए आप अपना यूजीडब्ल्यू का जो एग्जाम होता है उसको दे सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है आईपीयू दिल्ली। आईपीयू दिल्ली में काउंसलिंग होती है हमारी जो कि जेईई को एक्सेप्ट करते हैं, अभी चल भी रहा है ये। तो आईपीयू दिल्ली के अंदर हमारा महाराजा अग्रसेन है, यूएसआईसीटी है, महाराजा सूरजमल है, ऐसे हमारे बहुत सारे टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो हमारी जेईई की रैंक को कंसीडर करते हैं। उसके बाद एमआईटी जयपुर, लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अपनी सेल्फ काउंसलिंग करवाता है सिंगल कॉलेज के लिए, जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता है। मतलब ये सभी कॉलेज आपको जेईई मेंस की रैंक से ये सभी काउंसलिंग्स में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ले सकते हैं। ट्रिपल आईटी बैंगलोर 5 ईयर कोर्सेज के लिए फेमस है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी जेईई मेंस की रैंक से आपको एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे अपनी सेल्फ काउंसलिंग ये करवाता है। उसके बाद जेपी नोएडा सेल्फ काउंसलिंग करवाता है, जेपी आपका सेक्टर 62, जेपी 128, उसके बाद गुना, उसके बाद सोनल, उसके बाद अनूप शहर, ये 4-5 कैंपस इनके हैं जिनके लिए जेईई मेंस की रैंक को आप यूज करके या फिर 10+2 बेस पे भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये जेपी के हमारे कैंपस हो गए। उसके बाद हमारा आता है धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर, ये भी हमारा जेईई मेंस की रैंक से हमको मिल जाएगा, सेल्फ काउंसलिंग करवाता है सिंगल कॉलेज के लिए। उसके बाद निर्मा यूनिवर्सिटी सिंगल काउंसलिंग करवाता है, सेल्फ काउंसलिंग सिंगल कॉलेज के लिए। उसके बाद थापर यूनिवर्सिटी सेल्फ काउंसलिंग करवाता है, जेईई मेंस को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद रीव राजस्थान के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एमबीएम जोधपुर है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर है, आरटीयू कोटा है, इस टाइप के जितने भी एसकेआईटी जयपुर है, जेईसीआरसी जयपुर है, जितने भी ऐसे कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजेस को हम यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, जेईई मेंस की रैंक को यूज कर सकते हैं यहाँ पे काउंसलिंग में हम लोग। देन हमारा यूपी टेक, उत्तर प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईटी लखनऊ है, उसके बाद हमारा वीआईटी झांसी है, केनेडी सुल्तानपुर है, ये जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं यूपी का। प्राइवेट में अजय कुमार गर्ग है, जीएसएस नोएडा है, काइट है, गलगोटिया है, इस टाइप के सभी कॉलेजेस के लिए हम अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूज करके 15% सीट हमारी ऑल इंडिया कोटे की और 85% सीट हमारी रहती है होम स्टेट कोटा, मतलब कि उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए यहाँ पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद एसीपीसी गुजरात के अंदर जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं आपके, जैसे गांधीनगर इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो यहाँ पे आप अपना जेईई रैंक को यूज कर सकते हैं। 85% सीट वही आपका होम स्टेट कोटे का रहता है। तो यहाँ पे जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो गुजरात में एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी जेईई की रैंक को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एसीपीसी गुजरात की काउंसलिंग होती है। उसके बाद हमारा ओजीडब्ल्यू उड़ीसा के लिए, देन हमारा वीआईटी जयपुर सिंगल कॉलेज अभी काउंसलिंग करवाता है। पहले जयपुर, पटना, देवगढ़ के लिए अलग से काउंसलिंग हुआ करता था, सेल्फ काउंसलिंग, अभी सिंगल कॉलेज के लिए हो रहा है क्योंकि आपका देवगढ़ और पटना वाला जो कैंपस है वो जीएफटीआई में चला गया है। सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जेईई मेंस का आपने एग्जाम दिया। अब जेईई मेंस का एग्जाम देने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के 90% अच्छे कॉलेजेस और सभी लगभग काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी जेईई मेंस की रैंक के बिहाफ पर। अब आपने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद मान लीजिए आपने किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, जितनी भी काउंसलिंग मैं यहाँ भी बात कर रहा था, इनमें से किसी भी काउंसलिंग में आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं, सभी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर जेईई मेंस ऑल इंडिया रैंक, तो जो भी आपकी रैंक आ रही है, आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेट करने के बाद पहला स्टेप आपका होता है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा,
वो आपकी जेईई मेंस की रैंक के थ्रू करना पड़ेगा, मतलब रैंक आप उसमें डालेंगे तो रैंक के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, देन आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, मतलब कि कॉलेज भरने होंगे। उसके बाद फीस पेमेंट करना होगा, फीस पेमेंट करने के बाद सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद मतलब आपकी रैंक, उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा, रैंक के अकॉर्डिंग राउंड बाई राउंड चलेंगे, सारे राउंड होते हैं, कहीं कहीं पे 5 राउंड होते हैं, कहीं कहीं पे 6 राउंड होते हैं, कहीं कहीं पे 3 राउंड होते हैं, कहीं कहीं पे 2 राउंड होते हैं, कहीं कहीं पे आपका सिंगल राउंड होता है। इसके बाद स्पॉट राउंड होता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट विलिंगनेस। जब आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद जब आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा आपकी रैंक के हिसाब से, अब रैंक के हिसाब से जो आपको अलॉटमेंट मिला हुआ है वो आपकी रैंक पे बेटर होगा, या आप और वेट करें अभी और थोड़ा सा जो है काउंसलिंग में थोड़ा पार्टिसिपेट करें और आगे के राउंड में थोड़ा वेट करें। जो जैसे मान लीजिए कहीं पे 5 राउंड हो रहे हैं, अब आपको पहले राउंड में कॉलेज मिल गया तो अभी आपको 4 राउंड का वेट करना है कि आपको उससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने ई बुक बनाई हुई है, वो ई बुक हम आपको टाइमली दे देते हैं, इस बार भी दे देंगे। अब यहाँ लिखा हुआ सबमिट विलिंगनेस, तो सबमिट विलिंगनेस पे क्या करना होगा, फ्रीज करो, मतलब कि आप एक्सेप्ट कर लो सीट को, मिली हुई सीट है। उसके बाद स्लाइड करो, मतलब कि जो मिला हुआ कॉलेज है उसमें ब्रांच चेंज कर लो। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है कि जो मिला हुआ ऑप्शन है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, इससे ऊपर के ऑप्शन में जाना चाहते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए, इन सभी ऑप्शंस को फॉलो करने के लिए ये सारा रोड मैप हम लोग आपको लगातार देते रहेंगे, आगे भी देते रहेंगे। उसके बाद आते हैं आपके ओन एंट्रेंस एग्जाम, जो मैंने अभी बताए थे, जितने भी अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम है। कहीं पे जैसे आपका WBJEE हो गया या MSCT हो गया, कुछ कॉलेजेस हैं एक्सेप्शनल केस में जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या मतलब जेईई मेंस की रैंक से भी आप जा सकते हैं ऐसा कहें तो, लेकिन फिर भी ये अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। इसमें से कुछ कॉलेजेस का जेईई मेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये वो एंट्रेंस एग्जाम है जहां पे आपको पेपर देना पड़ेगा। पेपर देने के बाद फिर आपके पास एक रैंक आएगी। रैंक आने के बाद उसमें देखिए आपका कॉमेट के है, कॉमेट के अभी बताया कर्नाटक के लिए, बिट सेट, VIT, IIIT हैदराबाद, UGEE का एग्जाम होता है ये अपना 5 ईयर कोर्सेज के लिए। उसके बाद मणिपाल, भारतीय विद्यापीठ, LPU नेस्ट, AP MSET, USET, QSET, उसके बाद IMU, फिर नाटा, फिर TNA, उसके बाद आईसर एप्टीट्यूड, ये रिसर्च के लिए होता है, BS बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस 5 ईयर। नेक्स्ट आपका नाइसर MSc के लिए होता है, SNU आपका शिवनाड़ा यूनिवर्सिटी करवाता है, ISI कोलकाता BSc के लिए होता है। तो ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम, जो ओन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो अपना एंट्रेंस एग्जाम करवा रहे हैं, इनका क्या प्रोसेस रहता है। जब आप इनका एंट्रेंस एग्जाम देंगे, पहले तो आपको फीस देनी पड़ेगी, इसका फॉर्म 2 बार भरना पड़ेगा। पहले आपको फीस देनी पड़ेगी इनके एंट्रेंस एग्जाम की जो भी लग रही है, जैसे कहीं कहीं पे 3500 रुपए है, कहीं कहीं पे 2500 रुपए है, कहीं कहीं पे 2000 रुपए। आपने फीस भरी, आपने पेपर दिया, कहीं कहीं पे पेपर स्लॉट वाइज चलते हैं, जैसे कहीं पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 के हिसाब से चलता है। जैसे फेज 1 का एग्जाम हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, फिर फेज 2 का एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम का सबका प्रोसेस रहता है। लेकिन जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इसमें से आप कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, ये बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगभग अक्टूबर मंथ में सभी आ जाएंगे। कौन कौन से आपको फॉर्म फिल करने हैं, कौन कौन से आपके काम के हैं, कौन कौन से आपके काम के नहीं है, हमारी टीम के माध्यम से लगातार आपको गाइडेंस दिया जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से इसका जो है कैसे करना पड़ेगा फॉलो। तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है आपके, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बाद आपकी एक रैंक आएगी। रैंक आने के बाद अगर दूसरे फेज का एग्जाम होता है तो आप दूसरे फेज का भी दे सकते हैं अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बाद आपका जैसे रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद आपका रैंक आ गया। अब रैंक आने के बाद सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो, ये जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप दिए हैं, जैसे कई सारे बच्चे कलिंगा का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और भी एंट्रेंस, तो उस एंट्रेंस एग्जाम में कितना बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि रैंक आई, अब रैंक आने के बाद वो रैंक देखते हो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो रैंक कंपेयर करते हैं जेईई मेंस से। जेईई मेंस में पेपर दे रहा है 10 लाख बच्चा, अब 10 लाख में मान लीजिए आपकी रैंक आ रही है 1 लाख, या परसेंटाइल के हिसाब से आपने काउंट किया कि 1 लाख आ रहा है, और इधर आपका रैंक आ रहा है मान लीजिए 2000, तो 2000 से खुश मत होइए। पहले ये पता लगाना कि कितना बच्चा पर्टिकुलर एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है, उन कितने बच्चों में आप दौड़ रहे हैं, जिस रेस में आप भाग रहे थे उसमें कितना बच्चा था, उसमें किस नंबर पे आपकी पोजीशन है। रिजल्ट आने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा। किसके लिए, काउंसलिंग के लिए। अब काउंसलिंग के जब रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पे आपको बहुत संभल के करना है, क्योंकि सीट अलॉटमेंट जब होगा काउंसलिंग की आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद जब सीट अलॉटमेंट होगा तो उसके बाद आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। या तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाइए या फिर आप सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए। कहीं कहीं किसी काउंसलिंग में आपको फ्लोट ऑफ स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज मैक्सिमम जगह जैसे ही आप एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद आपके पास लगातार फोन कॉल्स आएंगे कि आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच या दूसरी ब्रांचेस में एनरोल करिए और उसमें एडमिशन लीजिए, अदरवाइज सीटें खत्म हो जाएंगी। तो लगातार जैसे आपने फॉर्म भरा उसके बाद आपको फॉलोअप करना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये सारा रोड मैप है जो 2024 के एग्जाम में बैठने वाले बच्चों के लिए पता होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं साल 2024 में एग्जाम देने वाले जितने बच्चे बैठने वाले एग्जाम में जेईई मेंस के, उनको कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से गाइडेंस मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।